कहानी की शुरुआत होती है वेडनेसडे को दिखाते हुए, जो एक सीरियल किलर के तहखाने में बंद है। तहखाना नहीं जाने मन तहखाना। अब यहाँ पर वो कैसे पहुंचा, इसके पीछे बस एक छोटी सी कहानी है, उतनी ही छोटी जितनी छोटी आपके दोस्त की लुल्ली। दरअसल वेडनेसडे समर वेकेशन पे घर पे है, लेकिन यहाँ भी उसकी चुदमपट्टी कम नहीं हो रही। अपनी साइकिक विजन से वो एक सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं सका। किलर की पता चलते ही वेडनेसडे उसे पकड़ने के लिए निकलती है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे स्कैन करने पर इतने हथियार मिलते हैं जितना कोई बिजनेस वुमेन प्रोटेक्शन लेकर घूमती है। खैर फिर भी वो कैंसस शहर पहुंच जाती है, जहां उस किलर की ठिकाना है। वेडनेसडे किलर को पकड़ने के लिए उसे झटका देने की कोशिश करती है, लेकिन वो झटका उससे ही लग जाती है और अब वो किलर के तहखाने में बंद है। यहाँ किलर अपनी वही बकचोदी वाली बातें कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो वेडनेसडे को नुकसान पहुंचाए थिंग उस पर हमला कर देता है। उसे पटक पटक कर इतना मारता है कि वो टपक जाता है। छुट्टियां खत्म हो चुकी है। एक पुरानी हेयर से कार ठंडी सुबह की हवा में एक लंबी सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रही होती है। अंदर बैठी है हमारी गोथ क्वीन वेडनेसडे, वही चेहरा जिसमें एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं। सामने सीट पर बैठा है उसका भाई पग्सली, अपनी नई बिजली वाली पावर्स को टेस्ट कर रहा होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा नई टॉय गन लेके गली के कुत्ते पर टारगेट प्रैक्टिस करे। उसकी ऐसी बकचोदी की वजह से ही कई गाड़ी आपस में टकरा जाते हैं और ये बिना कोई परवाह किए बढ़ते चले जाते हैं नेवरमोर की तरफ। दूसरी तरफ हम काल को देखते हैं, जो दो हवस के पुजारियों पर नजर रख रहा होता है, लेकिन अचानक उस पर कुछ ज़ॉम्बी कौवे हमला कर देते हैं। अब तक एडम्स फैमिली नेवरमोर पहुंच चुकी होती है। हर एक के चेहरे पर वही गॉसिप वाला मोड होता है जो तुम्हारे मोहल्ले में होता है जब किसी का रिश्ता फेल हो जाता है, लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है। दरअसल स्कूल के सारे बच्चे वेडनेसडे को मसीहा मानते हैं, क्योंकि उसी ने पिछले सीजन में स्कूल को खतरनाक दैत्यों से बचाया था। लेकिन वेडनेसडे को ये पॉपुलैरिटी वाली बकचोदी पसंद नहीं आती। वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन उससे पहले उसकी मुलाकात होती है स्कूल के नए प्रिंसिपल बैडी से, जो अगले दिन होने वाले फाउंडर्स फायर सेरेमनी में उसे हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि उसे ही स्टूडेंट ऑफ ऑनर भी बनाया जाएगा। वेडनेसडे को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, सीधा चलती है अपने रूम की तरफ। चलने का अंदाज वैसे ही है जैसे फैशन रनवे पर मॉडल हो, बस यहाँ कपड़े ब्लैक और मूड वही पटक के पेल देंगे कुछ ऐसा। रूम में पहुंचते ही एक छोटा सा हॉरर ट्विस्ट, एक तीर सीधा दीवार पर। तीर में एक फोटो होती है, उसका अपना चेहरा और साथ में एक लिखा हुआ नोट, जो बस एक बात क्लियर करता है, कोई वापस उसके मूव देख रहा है। वो अपनी साइकिक विजन से स्टॉकर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं देख पाती। वैसे भी उसके लिए स्टॉकर एक नई प्रॉब्लम नहीं है, यह तो लगभग उसकी पुरानी प्रॉपर्टी जैसा है। वैसे एक चीज नोटिस करने वाली है, जब भी वो अपनी साइकिक विजन इस्तेमाल करती है, उसकी आंखों से काले आंसू निकल आते हैं। वेडनेसडे की माँ मोर्टिसिया को बेरी गाला फंड रेजिंग कमेटी की हेड बनने के लिए कहते हैं। वो इसके लिए मान जाती है और उन्हें रहने के लिए स्कूल के आसपास गार्डन कॉटेज दी जाती है, जहाँ इससे पहले प्रोफेसर थॉर्नहिल रहा करते थे। वेडनेसडे को उसकी मॉम के यहाँ रुकना इतना भी पसंद नहीं आता, लेकिन गुडी के जाने के बाद वेडनेसडे के पास मार्गदर्शक के लिए कोई नहीं बचा, इसीलिए मोर्टिसिया यहाँ रहकर उसकी जितना हो सके मदद करना चाहती है। इसके बाद वेडनेसडे उस मौका वारदात पर पहुंचती है जहां काल की हत्या हुई थी। यहाँ उसे देखते ही एक आदमी जंगल की तरफ भागना शुरू करता है, लेकिन वेडनेसडे उसे पकड़ लेती है। यह दरअसल गैल्पिन है। वो वेडनेसडे को बताते हैं कि काल उसी की आदमी था और वो जिस केस पर काम कर रहे थे उसी की वजह से वो मारा गया। इस केस में गैल्पिन वेडनेसडे की मदद मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। आज पग्सली का नेवरमोर स्कूल पे पहला दिन है और पहले ही रात उसके दोस्त उसे एक लड़के की कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही होनहार था, पर उसे दिल की बीमारी थी, इसीलिए उसने खुद अपना दिल बनाया। इसके बाद उसने कई आविष्कार किए, लेकिन दिन ब दिन उसके आविष्कार खतरनाक होते चले गए और ऐसे ही एक दिन आविष्कार करते हुए उसी के आविष्कार उसकी बलि ले गया। कहावत है कि उसका शरीर आज भी स्कल ट्री के नीचे दफन है और उसकी मैकेनिकल दिल की आवाज आज भी सुनाई देती है। पग्सली को यह कहानी बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ बैडी बियांका को फंड रेजिंग एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो सायरन है और अपनी बातों से किसी को भी मनवा सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा करने से मना करती है तो बेडी उसे इनडायरेक्टली नेवरमोर से निकालने की बात करता है। फिर हमें किसी गुमनाम अंधेरे में बैठे इंसान को दिखाया जाता है जो वेडनेसडे की हालत ठीक उसी तरह करना चाहता है जिस तरह से काल की हुई थी। गैल्पिन अपने बेटे टाइलर की यादों में खोया हुआ है। टाइलर ही वो मॉन्स्टर था जिससे वेडनेसडे ने नेवरमोर को बचाया था। इधर वेडनेसडे पागलों की तरह वायलिन बजा रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी ठरकी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की बजाना चाहता है। नो इमोशन ओनली पेनेट्रेशन। फाउंडर्स फायर की तैयारी
जोरों शोरों से चल रही है। दूसरी तरफ वेंसडे को जावियर की तरफ से लेटर आया होता है जहां लिखा होता है कि ये ज़ॉम्बी कव्वे किसी न किसी तरह से वेंसडे से जुड़ी हुई है। फिर उसकी नजर अपने टाइपराइटर पे जाती है जहां स्टॉकर ने उसके लिए मैसेज छोड़ा है। हालांकि ये पहेली जैसा है, लेकिन वेंसडे समझ जाती है उसकी नोवेल जो उसने बड़ी मेहनत से लिखी थी, स्टॉकर उस किताब को चिता पर जलाने वाला है। शाम का वक्त है, सभी स्टूडेंट्स चिता जलने के इंतजार में है, जबकि वेंसडे अपनी नोवेल को ढूंढने के लिए उसी चिता के अंदर घुस जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड एनिड बाहर पहरा दे रही होती है ताकि किसी की ध्यान उसकी तरफ ना जाए। दूसरी तरफ पक्सली अपने दोस्तों को उसके साथ स्कल ट्री के पास चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। इधर वेंसडे चिता के अंदर अपने नोवेल को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, जबकि प्रिंसिपल बैडी चिता पर आग लगा देते हैं। यह सीन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। और इस खतरनाक चिता पे जलने से पहले ही वेंसडे अपनी नोवेल लेकर बाहर निकल आती है और सीधा स्टेज की तरफ। प्रिंसिपल बैडी ने एक खास पोर्ट्रेट का इंतजाम किया है, एक बड़ा सा पोर्ट्रेट जिसमें उसका चेहरा अननेचुरली सॉफ्ट और ऑलमोस्ट स्माइलिंग होता है। वो एक पल के लिए तस्वीर को देखती है और बिना किसी हेजिटेशन के वो पोर्ट्रेट पे आग लगा देती है। सबके चेहरे पर शॉक होता है, यहाँ तक कि उसके माता पिता के भी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक सिंबॉलिक क्लीनअप है। फिर किसी की बिना सुने बिना रुके वो सेरेमनी से निकल जाती है, जैसे कोई पार्टी में फ्री खाना खा के निकलने की तैयारी में हो। सेरेमनी खत्म होते ही पग्सली अपनी क्यूरियोसिटी में स्कल ट्री के पास आता है। यहाँ अचानक एक कौवे के निकलने से वो डर कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके बिजली की झटका जमीन को लगता है और वो होनहार बच्चा जो सालों पहले दफन हो चुका था वो बाहर निकल आता है। पग्सली का रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, ये उसका नया फ्रेंड बनने वाला है, बस एक दूसरे की ना पकड़ ले। इधर वेंसडे बिना किसी की बात सुने अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। एनिड उसे रोकने की कोशिश करती है, तब अचानक उसकी छूने से एक साइकिक विजन उस पर अटैक करता है। पूरा सीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। वो अपने सामने कब्र देखती है, पत्थर पर लिखा होता है कि ये एनिड की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। कब्र के पास खड़ी एनिड की घोस्ट उससे कह रही होती है कि उसकी मौत का असली जिम्मेदार वही है। विजन उतना ही जल्दी खत्म हो जाता है जितना जल्दी आपका निकल जाता है। एनिड और मोर्टिसिया वेंसडे को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह था पहला एपिसोड।